10 लड़कियों को इंस्टाग्राम पे आई लव यू का मैसेज करते हैं, आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं, पूरे टाइम लव यू बोलते रहते हैं, जबकि उन्हें लव का मतलब भी पता नहीं होता। जब आप शुरू में किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है। अलग अलग वैरायटी के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा करें, वो इंसान अपने पार्टनर पर चीट कर देता है, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि जिस इंसान ने चीट किया गलती उसकी ही है। ये जो इश्क है, प्यार है या लव है, ये हम सबकी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन लव के बाद या प्यार के बाद सबकी ज़िंदगी में एक दूसरा इंपॉर्टेंट फेज़ आता है जिसे हम ब्रेकअप कहते हैं। जब पहली बार आपका दिल टूटता है, जब पहली बार आप बहुत दुखी होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस ब्रेकअप का रीज़न होता है चीटिंग। मतलब पहले आपका पार्टनर आपके साथ कुछ बुरा करता है, आपको धोखा देता है, और फिर आप दोनों अलग होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चीटिंग के बाद भी लोग अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रह जाती है कि मेरे साथ गलत हुआ था। तुम पर क्या गुजरी है? Stop it! कभी मेरे बारे में सोचा है? जिंदगी भर इसी डर में जीती रहूं कि कब छोड़ दोगी मुझे? चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन है। ये जब तक लोगों के साथ नहीं होते उन्हें प्यार के कॉन्सेप्ट पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन फाइनली जब ये लोगों के साथ हो जाता है तो उनकी प्यार को लेके, लाइफ को लेके सोच ही बदल जाती है। कुछ नहीं रखा इन बातों में। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चीटिंग का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है कि किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, आपके साथ धोखा हो गया, आप बहुत अच्छे आदमी हो, वो बहुत बुरा आदमी हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से खो कैसे जाता है? तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक हम आज के वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये 5 थ्योरीज लाइफ के डिफरेंट फेजेस के बारे में है, मतलब आपके स्कूल कॉलेज से लेके आपके शादी तक। तो हर थ्योरी के साथ डेप्थ थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो ज़रूरी है कि आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें ताकि हम कुछ बेटर कंक्लूजन इस वीडियो से निकाल सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में निब्बा निब्बी टाइप के रिश्तों के बारे में बातें नहीं करेंगे। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो पहले ऐश को डेट करना होगा। क्या? एंड देन मेक श्योर यू ब्रेक हर हार्ट। क्या स्कीम है? स्कीम नहीं है, बट साइशा ओबराय को डेट करना इतना भी तो आसान नहीं है। और हम उन लोगों के बारे में भी बातें नहीं करेंगे जो अय्याशियों के पीछे या फिजिकल नीड्स के पीछे पूरे टाइम भागते रहते हैं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। तो अगर आप इस टाइप के इंसान हैं तो अभी आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच में अपने रिश्ते में दिल से या इमोशनली इन्वेस्ट किया और फिर उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, या उनके साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई। या ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में ये जानना चाहते हैं कि रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं, रिश्तों में क्यों गहराइयाँ कम होती हैं। तो अगर आप इस टाइप के इंसान हैं तो आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हमारी पहली थ्योरी है साइकोलॉजिकल डिफरेंट थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ना, ये कॉलेज और स्कूल लेवल के रिलेशंस पे अप्लाई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 25-30 साल की एज में भी ना गंदी हरकतें करते हैं, तो उन्हें भी हम ये साइकोलॉजिकल डिफरेंट वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंट थ्योरी ये कहती है कि कुछ लोग ना अपने जीन्स की वजह से, अपने फैमिली की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से शुरू से ही ना थोड़े अलग होते हैं। इस वजह से ये लोग गलत टाइप की आदतें बनाते हैं, गलत टाइप के दोस्त बनाते हैं और इन्हीं के टाइप की एक दुनिया बनाकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इन लोगों की दिक्कत ये होती है कि ये लोग ना लॉयल नहीं होते। ठीक है, ये लोग लॉयल नहीं होते, और जैसे ही कोई और इनकी डिमांड्स पूरी करता है, ये आपको छोड़कर उस दूसरे इंसान के पास शिफ्ट हो जाते हैं। ये है तुम्हारी रियलिटी, मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस, मेरे सपने, मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, तुम कुछ भी पूरा नहीं कर सके। इस कैटेगरी के मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा। पहले होते हैं नॉन एम्पैथेटिक। एम्पैथी होती है दूसरों को समझने की कैपेसिटी। जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, उनकी कंडीशंस को समझ पाते हैं, तो आपके रिश्तों में एक गहराई होती है। नॉन एम्पैथेटिक लोग अपने पार्टनर के स्ट्रगल्स को, उसकी फैमिली इशूज़ को, उसकी समस्याओं को, उसके सपनों को, उसकी जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें समझ नहीं पाते। अगर आप इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो बहुत सारी कॉलेज जाने वाली या स्कूल जाने वाली लड़कियों का रहता है कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो, मुझे कॉफ़ी पीनी है या मुझे घुमाने लेके चलो। उन्हें इतनी कॉमन सी बात समझ में नहीं आती कि जैसे उन लड़कियों के माँ बाप ने कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्हें पढ़ने के लिए भेजा है, वैसे ही लड़के के माँ बाप ने भी बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करके उसे पढ़ने के लिए भेजा है। वो आपसे कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने माँ बाप पर ही डिपेंड है। ये वाला मैं ट्राई करती हूँ, तुम बिल भर दो। आप ये सब पैक कर दीजिए। आज के बिल्स मेरा बॉयफ्रेंड भरेगा। बटर पॉपकॉर्न है? हाँ, बटर पॉपकॉर्न। मैं डाइट पर हूँ ना।
या इसका एग्जाम्पल आप उन लड़कों में देख सकते हैं जो एक साथ 10 लड़कियों को इंस्टाग्राम पे आई लव यू का मैसेज करते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, हर दूसरी लड़की पीछे भागते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, या इन शॉर्ट कहें कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें बस मज़ा चाहिए। मंगेतर एक ऐसी सुविधा है जिससे वो हर सुख मिलता है जो हमें बीवी से मिलता है, लेकिन बीवी से जो दुख मिलता है वो बेटा हमें मंगेतर से जरा सा भी नहीं मिलता। तो जो लोग ज्ञान को नहीं अपनाते हैं और पूरे टाइम बॉडी की नीड्स के पीछे भागते रहते हैं, बॉडी की हवस पर चलते रहते हैं, इन लोगों को भी हम नॉन एम्पैथेटिक कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्हें मज़ा नहीं मिलेगा ये आपको छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे होते हैं नार्सिसिस्ट। ये लोग ना अपने आप को बहुत महान समझते हैं, इस वजह से ये लोग घमंडी होते हैं, बदतमीज़ होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। जिस पार्टी में हम जा रहे हैं ना, वहाँ के वेटर्स भी तुमसे बेटर कंडीशन में होंगे। तुम्हारी इज्जत नहीं होगी मुकुल, पर मेरी इज्जत बहुत है। अपनी बात को साबित करने के लिए ये लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं। मेरी शादी हो चुकी है और मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो मैं तुम्हारा प्यार कैसे पाता। और ज़रूरत पड़ने पर आपसे किए गए सारे प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं और इन्हें इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझ पर विश्वास करो। ये हलकट इसको यहाँ क्यों लेके आए? अरे मैं नहीं लाया, बोला ही मुझे यहाँ पर, और मुझे क्या। ये लोग ना अपने दुख दर्द आपको सुनाते रहेंगे, अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की या एक्स की कहानियाँ आपको सुनाएंगे, और इन्हें लगेगा भी नहीं कि इन सब चीज़ों से आपको दर्द हो रहा है। हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली पिछले 5 साल से हमेशा सबसे पहले वरुण ही कॉल करता था। तो बेसिकली इन्हें एक कठपुतली चाहिए होती है जो इनको बहुत महान फील कराए, इनकी हर गलत बात में हाँ में हाँ मिलाए और इन्हें बच्चों की तरह पैम्पर करते रहे। तो अगर आप इन 2 कैटेगरी नॉन एम्पैथेटिक और नार्सिसिस्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इन्हें बस अपने आप से मतलब है, इन्हें बस खुद से मतलब है। बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंट थ्योरी यहाँ पे ये कंक्लूड करती है कि इस दुनिया में ना कुछ लोग थोड़े अलग हैं। वो लोग लॉयल्टी के लिए या अच्छे और लंबे रिलेशनशिप्स के लिए तैयार ही नहीं है, उसके लिए बने ही नहीं है। इन लोगों की ज़िंदगी नीड्स या ज़रूरतों पे चलती है। तो जैसे ही आप इनकी फैंटेसीज़ पूरी नहीं कर पाते, ये आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं। तो अगर ऐसा इंसान आप पे चीट करता है या ऐसा इंसान आपको छोड़कर जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको दुख तो होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंसान जितना लेट आपको छोड़कर जाता ना उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके जाता, क्योंकि ये इंसान आपको वो दे ही नहीं सकता जो आप इसमें ढूंढ रहे हैं। हमारी दूसरी थ्योरी है एक्सपेक्टेशन ब्लास्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी ना रिलेशन के 1-2 साल में अप्लाई होती है। अब जनरली क्या होता है कि लोग रिलेशन के स्टार्टिंग फेज़ में अपने एक दूसरा साइड दिखाते हैं जो कि सच नहीं होता है। जैसे कि लोग अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे चाचा तो विधायक हैं, एसपी तो हमारे घर में बैठ के चाय पीता है, या फिर मेरे पास करोड़ों की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। या फिर लोग प्यार में आके, फीलिंग्स में आके अपने पार्टनर से बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे वादे जो वो कभी पूरे नहीं कर पाते। हंसाते हो, बहुत नाइस फील कराते हो, पर हमें डर लगता है कि एक दिन अचानक इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा। कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। तुम थक जाओगे लेकिन हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। या अपने पार्टनर को पूरे टाइम लव यू बोलते रहते हैं, जबकि उन्हें लव का मतलब भी पता नहीं होता। तो फिर एक दिन जब ये झूठ का बनाया हुआ मायाजाल टूटता है और आपके पार्टनर के सामने आपका सच आता है, दिखाओ, मेरी बात तो सुनो एक बार। तो उस दिन ना आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि उसने तो उस पुराने वाले इंसान से प्यार किया था, लेकिन वो पुराना वाला इंसान तो है ही नहीं, वो तो एक झूठ था। तो जब ये अपना ही गंजा चेहरा आईने में नहीं देख सकते, हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ भर हम ये चेहरा देखेंगे। तो अगर इस केस में आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाता है तो आपके साथ चीटिंग नहीं हुई है, बस एक झूठ की दुनिया थी जो आपने बनाई थी, वो टूट गई है और सच सामने आ गया है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग ना इस पॉइंट की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाते। वो पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर की बुराई करते रहते हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो एक बुरा इंसान था, क्योंकि यहाँ पर ना खुद की गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और एक कायर इंसान ना कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो कि कायर इंसान में नहीं होती है। शादी से पहले नहीं, जब प्यार हुआ था फेस टू फेस बता देना चाहिए था, नहीं बता पाए यार, हिम्मत ही ना हुई। गलती तो हुई है हमसे, माफ कर दो ना। हमारी तीसरी थ्योरी है कंपल्जन थ्योरी। ये थ्योरी ना शादी के कुछ समय पहले अप्लाई होती है, जब 2 पार्टनर्स के ऊपर शादी का प्रेशर आता है और 2 में से कोई एक किसी और के साथ शादी करके सेटल हो जाता है। अब जो इंसान किसी और के साथ शादी करता है उसे लगता है कि मैं कितना मजबूर था, मेरे ऊपर कितनी परेशानियां हैं, और जो इंसान अकेला रह जाता है ना उसको लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ चीटिंग हो गई है, इसको ऐसा नहीं करना था, ये चीज़ें ऐसे मैनेज हो सकती थी।
तो ये सब कन्फ्यूजन चलता है, लेकिन इस चीज़ को ना हम एक एग्जाम्पल से एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसी है। तो मान लीजिए 2 ऐसे लोग रिलेशन में आते हैं जिनको शुरू से ही पता था कि हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है। हो सकता है कि फैमिली की प्रॉब्लम थी, पैसों की प्रॉब्लम थी, या वो लोग अलग धर्म से थे या अलग जाति से थे, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद कि फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है, वो लोग रिलेशन में आते हैं, बहुत अय्याशियाँ करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि फ्यूचर में सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी ऊंचा नीचा कदम उठाओगे तो सोसाइटी आपकी फैमिली को ताने मारेगी। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और इससे भी इम्पॉर्टेंट वो ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, एक अच्छे कैरियर की, अच्छे कमाई पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। यह है तुम्हारी पसंद, तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा ये। तो जब फाइनली ज़िंदगी में वो प्रेशर आता है, जब सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, डिसीजन लेने का टाइम होता है, तो 2 में से एक इंसान ना टूट जाता है और किसी और के साथ शादी करके सेटल हो जाता है। जो इंसान सेटल होता है, सेम जैसा मैंने पहले कहा, उसको लगता है कि मैं बहुत मजबूर था, बहुत परेशान था, और जो अकेला बच जाता है उसको कभी कभी लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ गलत हुआ। मैंने पापा की बात मान ली है, अब मैं वही शादी करूंगी जहाँ वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। लेकिन यहाँ पर दोनों में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। पहली कि दोनों के दोनों मजबूर थे, दूसरी दोनों के दोनों कमज़ोर थे, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों जिम्मेदार नहीं थे। क्योंकि प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, रोज़ एक दूसरे से 4-4 घंटे बातें कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की ज़िम्मेदारी लेना, अपनी अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी लेना, एक अच्छा कैरियर प्लान करना, अच्छा पैसा कमाना, मेहनत करना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अपने पार्टनर को अच्छा इंसान बनाना। और इन सब चीज़ों को साथ में जब आप लेके चलते हो, जब आप कह सकते हो कि हाँ शायद आपने प्यार किया है, वहाँ पे भी मैं शायद बोल रहा हूँ, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप दोनों के दोनों ज़िम्मेदार नहीं थे। अब जो पार्टनर आपको छोड़ के गया है वो किसी और पे डिपेंड हो गया है, तो हो सकता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में कभी ज़िम्मेदार नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अकेले बचे हो। तो ज़िंदगी ने आपको मौका दिया है, आपको एक ज़िम्मेदारी दी है कि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बनो, आपको ज़िम्मेदारी दी है कि आप एक ज़िम्मेदार इंसान बनो, ताकि फ्यूचर में ना कभी भी आपको ऐसा मजबूर ना होना पड़े जैसे कि आप इस बार मजबूर थे। तो कोशिश करो इतने स्ट्रांग बनो कि लाइफ में कभी मजबूर ना होना पड़े, अपने आप को कभी कमज़ोर फील ना करो, और वो चीज़ आएगी ज़िम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये जो 3 थ्योरीज़ थी, ये रिलेशन के स्टार्टिंग फेज़ के बारे में थी। लेकिन जब रिश्ता लंबा चलता है, लोग सेटल हो जाते हैं या शादी कर लेते हैं, तो अलग टाइप की दिक्कतें सामने आती हैं। जब भी हम ऐसे कपल्स को देखते हैं जो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें लगता है कि कितनी प्योर चीज़ है, कितनी पवित्र चीज़ है, कितना महान रिश्ता है, ये लोग जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। रिश्ता जितना पुराना होता है, उतनी ही फिजिकल चीटिंग के, इमोशनल चीटिंग के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम आने वाली 2 थ्योरीज़ में ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चौथा पॉइंट है हैबिचुएशन एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है हैबिचुएशन। तो मान लीजिए आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, उस पार्क में बहुत सारे फूल हैं और उन फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आपको आ रही है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक उस जगह पर बैठे रहेंगे तो वो खुशबू आपको आना बंद हो जाएगी। या फिर अगर आप डेली उस पार्क में जाना शुरू कर देंगे तो वो खुशबू आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगी। इसे कहते हैं हैबिचुएशन। हमारी बॉडी किसी भी नई चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। एक ऐसी चीज़ जो नई है, जो यूनिक है, जिसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम पूरा नहीं जान पाए, उस चीज़ के लिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जब वो चीज़ हमें बार बार मिलती है तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। सेम हमारे साथ रिश्तों में होता है। जब आप शुरू में किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी सेक्शुअल एनर्जी बहुत हाई होती है, आपकी हार्मोन्स दौड़ रहे होते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, एक सस्पेंस भी होता है कि पता नहीं ये इंसान आपका हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब वो इंसान आपका हो जाता है, आप उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और उसके साथ बार बार टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उसको लेके एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और वो इंसान आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। इसी चीज़ को हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये आपसे चाहती है कि आप अलग अलग वैरायटी के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा करें, ताकि ये जो इंसानों की प्रजाति है ये पूरे टाइम इस धरती पर रह सके। इसलिए 2 लोगों के बीच में शुरू में अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, क्योंकि नेचर आपसे चाहता है कि आप बच्चे पैदा करो, उनका अच्छे से ख्याल रखो। लेकिन जैसे ही शादी के 4-5 साल होते हैं तो नेचर के अकॉर्डिंग आपके 1-2 बच्चे हो गए हैं। मतलब आप जो वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हो वो आपने प्रोड्यूस कर ली है और उसका थोड़ा ख्याल भी रख दिया है।
अब नेचर आपसे चाहता है कि आप दूसरी वैरायटी प्रोड्यूस करो, इसलिए आपका इस इंसान के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो जाता है, आप जनरली इसके साथ ही रहोगे, लेकिन जैसे ही आपको नई वैरायटी मिलेगी आप वहाँ भी जाने की कोशिश करोगे। तो अगर हम हैबिचुएशन और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को कंबाइन करें तो मेन बात यह है कि अगर आप किसी के साथ शादी में 5-6 साल रहते हो या आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपका एक्साइटमेंट, आपका अट्रैक्शन उस इंसान को लेके कम हो जाएगा, इसकी बिल्कुल गारंटी है। आपके लिए वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है, ना ही कोई मस्ती, बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है, एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया हूँ। तो अगर आपके रिश्ते में बॉन्डिंग नहीं है, अगर आपके रिश्ते में अच्छी दोस्ती नहीं है, अगर आप लोगों के बीच में ज्ञान की बातें नहीं होती, आपके पास कुछ अच्छा काम नहीं है, या आपका रिश्ता सिर्फ फिजिकल नीड्स के बेसिस पे बना था, सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे बना था, तो यहाँ पर चीटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जिस इंसान को भी पहले मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ गलत करने का ज़रूर सोचेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिश्ता सिर्फ फिजिकल नीड्स पे ना बना हो और उसमें वो सारी चीज़ें हों जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी होती है। हमारी 5th और लास्ट थ्योरी है द मैच्योरिटी शिफ्ट थ्योरी। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि समय के साथ आपका अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन समय के साथ एक चीज़ और चेंज होती है, वो होती है आपकी सोच, आपकी मैच्योरिटी। आपको पता है कि आज से 5 साल पहले आप जो इंसान थे वो अभी आप नहीं हो, आप पूरे अलग इंसान हो। इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी शिफ्ट। What I thought I wanted today has been totally different from what I wanted the next year. And I would hate to commit the present version of myself to another person when I know I'm going to change so much. अब मान लीजिए 2 लोग शादी के बाद साथ रहना शुरू करते हैं, तो इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि हस्बैंड काम पर जाता है और वाइफ घर संभालती है। तो जब तक हस्बैंड बाहर की पॉलिटिक्स से परेशान होकर घर आता है, पत्नी ना घर की चीज़ों से परेशान हो चुकी रहती है। तो वो अपनी कहानी सुनाती है कि बच्चों की ये दिक्कतें हैं, या फिर आपकी मम्मी मेरे बारे में ऐसा कह रही थी, या पड़ोसी हमारा पागल है। तो ये चीज़ ना शुरू में नॉर्मल लगती है क्योंकि दोनों सेम मैच्योरिटी लेवल पे होते हैं और दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों के बीच में ये छोटी चीज़ें लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग ना लाइफ में ग्रो करते हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, तो इनको ना एक दूसरे के इशूज़ ना सड़े से लगने लगते हैं। पति को लगता है कि ये कितनी बेवकूफ़ है, ये इससे घर संभालती नहीं बनता है, मैं इतना काम करता हूँ, घर के लिए कमाता हूँ और इससे ये बेसिक्स इशूज़ हैंडल नहीं होते हैं। तो फिर पति क्या करता है, पति ना घर से बाहर रहना शुरू कर देता है, वो पूरा टाइम घर से बाहर बिताने की कोशिश करता है। अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, उस सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे मेरे सर पर मंडराती है और मुझ पर नजर रखती है। उसे छूने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है, पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी बैंड बजाती है। और वाइफ को भी लगता है कि मेरा पति मुझे समझते ही नहीं है, मैं इतना घर संभालती हूँ, पूरे टाइम घर पे रहती हूँ, मेरा कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं हो रहा है, इसके घर को संभालती हूँ, इसके बच्चों को संभालती हूँ और ये मुझे समझता ही नहीं है। जब भी कुछ अच्छा होता है ना कुक्कू, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती क्योंकि तुम कभी मेरी खुशी में खुश होते ही नहीं हो। शराब लेना बकवास मत करो। ट्रूथ, क्या एक बार भी तुमने कहा है कि नैना आई एम प्राउड ऑफ यू? तो ऐसे करके ना दोनों एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी सोच में अलग हो चुके हैं समय के साथ, दोनों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। अब ये जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। और जैसे ही दो में से किसी एक को चांस मिलता है, मतलब दो में से किसी एक को कहीं बाहर से कुछ फिजिकल या इमोशनल कंफर्ट या सपोर्ट मिलता है, वो इंसान अपने पार्टनर पर चीट कर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कि लोग अपने पार्टनर से बोर हो चुके हैं। अब ऐसे केसेस में ये बताना बड़ा टफ होता है कि गलती किसकी थी, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि जिस इंसान ने चीट किया है या जिस इंसान ने धोखा दिया है गलती उसकी ही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि एक इंसान ने अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं समझाया, उससे कोई भी डिस्कशन नहीं किया, बस उससे बोर हो गया और मुंह उठा के चीटिंग करने चला गया, उसको धोखा दे दिया। तो इस केस में तो ये इंसान ही गलत है। लेकिन दूसरे केस में ये हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में सच में परेशानियां थी, वो सच में अपनी कंडीशन से, काम से, जॉब से या जो भी उसकी लाइफ थी उससे सच में परेशान था। उसने अपने पार्टनर से बहुत सालों तक डिस्कस किया कि प्लीज़ तुम इस चीज़ को समझो, मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, ये स्ट्रेस है, ये दिक्कतें हैं। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पार्टनर नहीं समझा। उसका पार्टनर उससे लड़ाइयाँ करता रहा, उससे उल्टी सीधी डिमांड्स करते रहा और उसको लगातार गुस्सा दिलाते रहा, उसको डिप्रेशन दिलाते रहा। तो अगर ऐसे केसेस में एक पार्टनर ने जब अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, सब कुछ समझाया, मैनेज करने की टिप्स दिए, कोशिश भी की संभालने की, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान नहीं संभला और फिर इस इंसान ने परेशान होकर फाइनली अपने पार्टनर पर चीट कर दिया,
तो ऐसे केस में ये वाला इंसान उतना गलत नहीं है, क्योंकि शादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सामने वाले की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दो। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि इस इंसान को उसको बता के चीट करना था, लेकिन इंडिया में जो मैरिज का कल्चर है, इंडिया की जो कंडीशंस हैं, वहाँ पर ऐसे आप नहीं बता सकते। ठीक है, जनरली लोग बताने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले को बताएंगे तो वो समझेगा भी नहीं, डिवोर्स हो जाएगा, केसेस हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन इस सोसाइटी में डिवोर्स का मतलब जानते हो, ये आसान नहीं है। तुम ये सब करोगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, यू नो दैट। तो अब भी कर रहे हैं ना पापा। तो इसलिए ज़्यादातर जो मैरिजेस हैं, जो ज़्यादातर शादियाँ हैं, वो ऐसी ही चल रही हैं कि वो बताता नहीं है, वो बाहर जाके चीटिंग करता है, फिर वो कभी पकड़ा जाता है और फिर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं पूरी लाइफ। बस यही ज़िंदगी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप और अगर आपका पार्टनर साथ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, साथ में चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहे हैं और अपना टाइम यहाँ वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो समय के साथ ना आप दोनों एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। फिर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और चांसेस हैं कि आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन चीटिंग को लेके या प्यार में धोखे को लेके। और जितनी भी थ्योरीज़ मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं, उन थ्योरीज़ को सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी थ्योरीज़ नहीं है। ये बस थोड़े से मेरे एक्सपीरियंसेस थे और थोड़ी सी साइंस थी, जिनको कंबाइन करके मैंने एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने उसे पेश किया है। और इस वीडियो का एक ही पर्पस था कि आपको सच दिखाना। आप चीज़ों को वैसे ही देखें जैसे चीज़ें हैं, आप इमोशंस में ना बहें, आप फालतू के इमेजिनेशन ना करें, बॉलीवुड वाली ऐसे गानों में ना जिएं। आप चीज़ों को सच तरीके से देखें, जैसी वो हैं वैसे ही देखें। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने हर लाइफ के फेस को ना थोड़ा थोड़ा टच किया है, तो अगर आपको सच में ठीक लगा, ये बातें थोड़ी सी लॉजिकल लगी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। हम हर इशू को फिर प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं एक वीडियो में पूरी लाइफ कंबाइन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये थी यार कि मैं एक लड़का हूँ और मैं एक इंसान भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ों में कुछ गलतियाँ होंगी, मेरी बातों में कुछ गलतियाँ होंगी, मेरे कुछ बाइसेस होंगे, मैंने कुछ बातें उल्टी सीधी कही होंगी, तो वो भी आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में कि ये चीज़ आपको ऐसी लगी या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें टच नहीं हो पाई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो बड़ा हो जाता, आप हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ अच्छे इंसाइट्स हैं, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को लेके आपके पास कुछ मस्त ऐसी चीज़ है, मस्त सोच है, तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सब मिलके कुछ नया सीख सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।